स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अंत तक लड़ना। सलमान और बाकी लोग कहाँ हैं? आदर्श ने पूछा। हम उन्हें यहाँ खींच रहे हैं, जानवी ने कहा। जानवी के पीछे कुछ और लोग आ गए थे। उनकी मौजूदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। सलमान, विशाल, मन्नाब और अन्य लोगों को बर्फीली जंजीरों से बांध दिया गया था, जैसे कि अतीत के अपराधी थे। उनके दिमाग पूरी तरह से बंद कर दिए गए। वे बिना सोचे समझे चल रहे थे, जैसे कि चलते फिरते मुर्दों का झुंड। यह सिंह कबीले का दिल को जकड़ने वाला ताला है, जो किसी इंसान के दिमाग और आत्मा को जमा सकता है और उसके शरीर को कठोर बना सकता है। कुणाल ने आदर्श से फुसफुसाते हुए कहा, लानत है आदर्श, बस उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो। आहन पूरी तरह से गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का एक और ग्रुप आएगा और उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर लेगा। निर्दयी मत बनो, वो महिला एक सुपर मैजिशियन है। आदर्श ने आहन को मजबूती से पकड़ लिया। सुपर लेवल? आहन दंग रह गया। उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वह चतुराई से आदर्श के पीछे चला गया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि अर्जुन लंबे समय से सिंह कबीले के लोगों के साथ मिलीभगत कर रहा था। उसने सिर्फ जासूस बनने के लिए ऑपरेशन के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। जब दूसरे थक जाते तो वह गुप्त रूप से एक टेलीपोर्शन फॉर्मेशन स्थापित कर लेता, जिससे सिंह कबीले के लोग सरकेनाई जमा नष्ट हो जाने के बाद भूमिगत गुफा में प्रवेश कर सकते थे। शर्मा कबीले और राठौर कबीले के पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित करने की क्षमता भी थी। अग्निशिरा की खुदाई को आसान बनाने के लिए वे सफेद लावा के अंदर फॉर्मेशन स्थापित करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि यह बहुत जगह थी जहां मूल्यवान इक्विपमेंट थे। मैजिक फॉर्मेशन बनाने के लिए बेहद ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए विशाल ने आदर्श से कहा था कि जब तक कि वे सरकेनाइड प्लग को तोड़ नहीं देते तब तक वे आराम करें। आदर्श फिर मैजिक फॉर्मेशन बनाने के लिए सफेद लावा में प्रवेश करेगा, जिससे राठौर कबीले और शर्मा कबीले के लोग गुफा में टेलीपोर्ट हो सकेंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के पास स्पेस स्क्रॉल भी था, जिसका यूज उसने सिंह कबीले के लोगों को अग्निशिरा में टेलीपोर्ट करने के लिए किया। सिंह कबीले ने वास्तव में अपनी योजना में बेहद निवेश किया। उन्होंने जानबूझकर जानवी को इसका प्रभारी बनाया ताकि राठौर कबीले और शर्मा कबीले को कोई मौका ना मिले। वे स्पेस स्क्रोल का भी यूज करने को तैयार थे। दो कबीलों के संचालन में बाधा डालने के लिए यहां तक आने की बात तो दूर की है। आदर्श यह स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाया कि सिंह कबीला कितना चालाक था। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि अर्जुन परिस्थितियों के बावजूद खुद को साबित करने की कोशिश करने के बजाय एक संकीर्ण सोच वाला गद्दार निकला। आदर्श उससे पूरी तरह से निराश और घृणा से भर गया। आदर्श ने कहा, तुम चीजें और जगह ले सकते हैं, यहां सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार और मजबूत थे, विशेष रूप से उनके नेता जानवी, जो एक सुपर मैजिशियन थी। उसके बिना आदर्श अभी भी सिंह कबीले के लोगों से लड़ने में सक्षम हो सकता है, जिससे उन्हें मौत का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है। हालांकि उनके लिए सिचुएशन बेहद प्रतिकूल थी। अगर वे बेरहमी से काम करने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ओह माय, क्या यह आप वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी नहीं है? क्या आपको पता है कि हमारा सिंह कबीला आपसे कितनी नफरत करता है? अगर मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ तो आज हमारे लिए कांटा बन गया है। और ये दो कबीले जो इतने लंबे समय से हमारी आंखों में खटक रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि कबीला मुझे कबीले की बैठक में एक अच्छी सीट देने में बेहद खुश होगा, जानवी ने कहा। बेहद से लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वे सभी आखिर में क्यों मर गए? आदर्श ने इसे कठिन तरीके से करने का फैसला किया, क्योंकि नरम रहने से काम नहीं चलने वाला था। मेरा शरीर अब थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं अपनी शरीर की क्षमता से ज्यादा ताकत का यूज नहीं करना चाहता। इससे हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी योजना और इसके लिए जरूरी धैर्य और साहस से प्रभावित हूं। यहां तक की चीजें अब आपकी है। हम खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार करते हैं। बड़ी बहन, वह बच्चा हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
जानवी के पीछे खड़े मैजिशियन ने कहा। मुझे तुमसे यह कहने की जरूरत नहीं है। जानवी ने पलटकर उस आदमी की टांगों के बीच लात मारी और बड़बड़ाई, और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बड़ी बहन मत कहो। सनी एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ पीछे हट गया। जानवी ने पलटकर ऐसे सोचा जैसे वह इसके बारे में सोच रही हो, और आदर्श से कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है और मैंने थोड़ा लालची बनने का फैसला किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि या तो मछली मर जाएंगी या फिर जाल फट जाएगा। कुणाल, आहन, चलो अब अपना टाइम बर्बाद और नहीं करते। क्योंकि वे पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए हम उनसे खून से लथपथ होकर अंत तक लड़ेंगे। कुणाल, अपने आइस फ्लेक सोल ग्रेड हथियार का यूज करे। यह उनके द्वारा लाए गए कचरे को बिजी रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आहन, अपने टोटोम टर्टर शेल का भी यूज करो। अब टाइम आ गया है कि हम उन्हें अपनी राक्षसी ड्रैगन फॉर्मेशन दिखाए। मैं देखना चाहूंगा कि इस सुपर मैजिशियन का हमारे खिलाफ क्या मौका है। आदर्श ने एक खतरनाक नजर के साथ आगे कदम बढ़ाया। आहन को तुरंत पता चल गया कि आदर्श क्या करने वाला है। उसने तुरंत बक्सिया की टोटोम सील खोल दी। एक सुपर मैजिशियन के रूप में यह बिना कहे कि स्पष्ट था कि जानवी सील को पहचान लेगी। वह थोड़ी हैरान थी कि ये महत्वहीन लोग वास्तव में एक सुपर मैजिशियन को चुनौती देने के बारे में सोच रहे थे। कुणाल थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह अपनी ऊर्जा जमा कर रहा था। तपती गुफा का तापमान थोड़ा कम हो गया। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को बुलाया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। लिटिल फ्लेम बेले आसानी से टॉप कमांडर लेवल पर थी और आदर्श के साथ विलय के बाद और भी मजबूत हो गई, खासकर 2 तरह की सोल ग्रेड फायर अपने डोमेन के साथ। यह स्पष्ट रूप से एक सुपर मैजिशियन को धमकाने के लिए काफी था। सावधान रहो, वे दोनों एक शासक लेवल के प्राणी के अटैक को रोकने में कामयाब रहे। अर्जुन ने जानवी से फुसफुसाते हुए कहा। शासक लेवल? जानवी चौंकी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? जब तुम आए थे एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। अग्निपंख वाले तानाशाह ने हमने देख लिया था। अर्जुन ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। एडवांस मैजिशियन आमतौर पर शासक लेवल के प्राणी के खिलाफ रक्षाहीन होते हैं, इसलिए अर्जुन पूरी तरह से अचंभित रह गया जब उसने आदर्श और आहन की क्षमताओं को देखा। वह उनसे जलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए? जानवी ने पूछा। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम उन्हें कम ना आंको। उन दोनों के पास कुछ अजीबो गरीब क्षमता है, लेकिन तुम्हारे जैसे सुपर मैजिशियन को उन्हें हराने में कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते तुम पर्याप्त रूप से अलर्ट रहो। अर्जुन ने जवाब दिया। मैं भी नहीं चाहती कि वे यहां से जीवित निकले। जानवी मुस्कुराई। हालांकि जानवी मुस्कुराती रही, लेकिन उसका साम्राज्य पहले से ही गुफा के अंदर फैल रहा था। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसकी पुतलियां बर्फीली जानलेवा चमक से चमक उठी। मुझे अपनी शक्ति को कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है। तुम निश्चित रूप से मर चुकी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे भी मार देगा। तुमने निश्चित रूप से सीमा पार कर ली है। हम दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। आदर्श चिल्लाया। उसकी लपटें बेतहाशा आसपास के इलाकों में फैल रही थी। आहन भी पीछे नहीं हटा। उसने कुछ अलग अलग जादुई चमक छोड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मानो वह पूरी तरह से तैयार था। जानवी अपनी चाल में रुक गई। अर्जुन की बात सुनने के बाद उसने थोड़ा और अलर्ट रहने का फैसला किया। उसने पहले एक डिफेंस स्पेल का यूज किया। आदर्श एक रूलर लेवल के प्राणी को उड़ाने में सक्षम था, इसलिए जानवी बिना चौकन्ने रहने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उस आदमी की ताकत लगभग सुपर लेवल के बराबर थी। लपटों की रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। आदर्श की दहाड़ उग्र लपटों में बदल गई जो जानवी और अन्य लोगों पर बरसने लगी। आहन ने जानवी और अन्य मैजिशियनों के अटैकों से खुद को बचाने के लिए एक मजबूत रक्षा पंक्ति बनाई। यह असंभव था कि मैजिशियन आदर्श और आहन को अपनी मर्जी से मैजिक करने दे। दोनों तरफ की ओर से स्पिलों का टकराव हुआ। इसके प्रभाव से दोनों पक्षों के लोग थोड़ा पीछे हट गए। जानवी ने कुछ खांसते हुए कहा। आग की लपटों से निकलने वाला धुआं उसकी नाक में जलन पैदा कर रहा था। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि उसका बचाव उतना नहीं टूटा जितना उसने सोचा था। हमले की ऊर्जा उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उसने सोची थी। साफ करो। जानवी ने अपना हाथ हिलाया, धुएं को दूर उड़ाने के लिए हवा को बुलाया।
किसी कारण से उसके अंदर एक अजीब सी भावना जाग उठी। वह तब दंग रहेगी जब उसने देखा कि दो लड़के जो उसे अपने साथ नीचे ले जाने की कसम खा रहे थे, वे भाग रहे हैं। वह तुरंत पागल होगी। बेवकूफ कुत्ते सारे, जानवी ने कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने स्टार पैलेस का यूज तभी किया था जब वह उनसे डर गई थी। स्टार पैलेस एक सुपर स्पेल डालने के बराबर था। जानवी ने एक सतर्क डिफेंस दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि दोनों लोग सिर्फ दिखावा कर रहे थे तो वह स्टार पैलेस को ठीक से बनाने में लगभग विफल होगी। क्या क्या? सनी, अर्जुन और सिंह कबीले के बाकी लोग भी अचंभित थे। क्या उन दोनों ने नहीं कहा था कि वे अपनी जान की कीमत पर उन्हें मार गिराएंगे? वे अचानक क्यों भाग रहे थे? अगर वे भागने की सोच रहे थे तो पहले इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? उन्हें यह भी लगा कि वे दोनों आज अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ विनाशकारी मैजिक करने जा रहे हैं। कुणाल, यहां आओ! आदर्श चिल्लाया। कुणाल ने सुमन को घसीटते हुए आदर्श और आहन के पीछे दौड़ लगाई। जैसे ही वे दोबारा इकट्ठे हुए, आदर्श ने तुरंत उल्का स्कारलेट की लपटें छोड़ दी, जिससे वे श्वेत लावा के पर्दे से टकरा गए। जैसे ही वे पर्दे के पार से गुजरे, उन्होंने तुरंत एक सुपर स्पेल का विस्फोट सुना। अविश्वसनीय बल से स्पेल लावा कांप उठा। हालांकि यह केवल एक हल्की लहर थी। अविश्वसनीय प्रभाव सफेद लावा की रक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। सौभाग्य से आप लोगों को पता था कि मेरी योजना क्या थी, आदर्श ने भारी सांस लेते हुए कहा। उसने आहन और कुणाल दोनों की ओर अपना थम्स अप उठाया। मुझे पता था कि जैसा कि तुमने ये अजीब नाम बोले, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, आहन ने आधा हंसते हुए कहा। सुमन ने तीनों आदमियों को हैरानी से देखा। वो अभी भी अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह नहीं बता सकती थी कि वे कब भागने के लिए नाटक करने के लिए सहमत हो गए। मुझे लगा कि तुम सच में उस कुत्तिया से अंत तक लड़ने वाले हो, सुमन ने कहा। अंत तक लड़ो? मेरी एक सुपर मैजिशियन सिर्फ सजावट नहीं है। हम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? इसके अलावा उसके पीछे के लोग भी काफी मजबूत थे, आदर्श ने कहा। कुणाल और आहन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके पास इस दुश्मन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। सौभाग्य से आदर्श फिर लावा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम था, अन्यथा जानवी और उसके आदमियों को उन्हें पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। स्कूल ऑफ मैजिक, नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, उन्हें अंदर आने दो। अरे, वे भागने में कामयाब हो गए, जानवी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। उसने अपना हाथ हिलाया। कहीं से हवा का झोंका बुलाकर शैडो मैजिशियन को हवा में उछाल दिया। शैडो मैजिशियन जोर से जमीन पर गिरा और उसके आगे के दांत टूट गए। जब वह जानवी की एड़ी के ठीक बगल में गिरा तो उसने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर भी रौंद दिया। तुम कितने मूर्ख हो, तुमने लड़की को भागने कैसे दिया, जानवी ने कहा। शैडो मैजिशियन ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह दबी जुबान में रहम की भीख मांगता रहा। वहां छिपने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने उस जगह को अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्या उन्हें लगता है कि वे बस उड़कर भाग जाएंगे? सनी मुस्कुराया। सफेद लावा का पर्दा थोड़ा अजीब है, इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा, अर्जुन ने बेचैनी से कहा। अर्जुन को पूरी उम्मीद थी कि अंडरवर्ल्ड गुफा में सभी लोग मर जाएंगे। वह बाहरी दुनिया को यह नहीं बता सकता था कि यहाँ क्या हुआ। वह शर्मा कबीले और अविशा से अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि वह एक अक्षमय बदमाश और देशद्रोही था। तुम जाकर इसका निरीक्षण करो, जानवी ने जमीन पर पड़े शैडो मैजिशियन की ओर इशारा करते हुए ऑर्डर दिया। जब वह किसी से झगड़ती थी तो वह राक्षसी की तरह निर्दयी हो जाती थी। तुरंत शैडो मैजिशियन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सफेद लावा कितना खतरनाक है। उसने भोलेपन से सोचा कि वह खुद को छुड़ाने का एक बढ़िया मौका है। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सफेद लावा की ओर बढ़ गया। वह एक पल के लिए सफेद लावा को देखने में हिचकिचाया, हालांकि जानवी की ठंडी चीख सुनने के बाद उसने तुरंत सफेद लावा का विरोध करने के लिए अपनी सुरक्षा तैयार कर ली। सफेद लावा ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। शैडो मैजिशियन ने अभी तक उसे छुआ भी नहीं, वह केवल अपने मैजिक से उसे टटोल रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही सफेद लावा को भड़काने के लिए काफी था। लावा इतना शक्तिशाली था कि वह शासक लेवल के प्राणी को जलाकर राख कर सकता था।
कोई भी सामान्य शैडो मैजिशियन इसकी गर्मी को झेल नहीं सकता। सफेद लावा गुस्से से उसके शरीर पर फैल गया और जिस चीज को भी छूता उसे जलाकर राख कर देता। शैडो मैजिशियन अविश्वास में अपनी बाजू को घूरता रहा। सफेद लावा उसके सिर और शरीर की ओर फैलते हुए देख रहा था। मेरी मदद करो। शैडो मैजिशियन के अंतिम शब्द गुफा में गूंज उठे, जिससे अन्य लोग डर गए। ऐसा नहीं था कि दूसरों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। सफेद लावा उस आदमी को जलाकर राख करने में बेहद तेज था। यह सनी, उसका बदसूरत चेहरा भयभीत था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, यह सफेद लावा बेहद भयानक है। अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। उसे समझ में नहीं आया कि जानवी उसकी बातें क्यों नहीं सुनना चाहती थी। देखने पर ही विश्वास होता है। अब हम जानते हैं कि हम इसे नहीं छू सकते। तो वह बच्चा अंदर कैसे गया? जानवी ने बिना हिले डुले जवाब दिया। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी, है ना? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमें आदर्श को वश में करना होगा। वह ऑपरेशन की चाबी है। वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सफेद लावा के अंदर जा सकता है। अर्जुन चिल्लाया। ओह, तो यही तुम्हारा मतलब था? जानवी को आखिरकार एहसास हुआ। अगर ऐसा है तो चीजें बेहद ज्यादा कठिन हैं, लेकिन यह ठीक ऐसा नहीं है कि वे बिना खाए पिए अंदर छिप सकते हैं। हम सिर्फ बाहर निकलने के रास्ते की रखवाली करेंगे। वे आखिरकार आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, चाहे उनके पास कुछ भी क्यों न हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सफेद लावा में प्रवेश करने का यही एकमात्र तरीका है, उसने आगे कहा। हम उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि हम अब से हर मिनट एक व्यक्ति को मारेंगे। सनी ने सलमान, विशाल और अन्य बंदे सदस्यों की ओर देखकर कहा, अगर इन लोगों को बंधक बनाकर रखना कारगर होता तो वे पहले ही भाग नहीं जाते। आदर्श बेहद चालाक है। वह जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है जो खुद को मरवाने के लिए यहाँ आएगा। जानवी ने चतुराई से फैसला किया। हम यहीं रुकेंगे और फिर कोई योजना सोचेंगे, अर्जुन ने कहा। जानवी बिल्कुल सही थी। भले ही उसने आदर्श को, सलमान और अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी दी हो, लेकिन वह सामने नहीं आएगा। जब से अर्जुन ने उन्हें धोखा दिया, तब से उनकी जिंदगी पहले से ही जानवी के हाथों में थी। उनकी जान बचाना एक नेक काम था। उनकी जान ना बचाना पूरी तरह से उचित था। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आदर्श वहां जाकर एक बेवकूफ की तरह मर जाए। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों हो? चुटकी पूरी तरह से भ्रमित होगी जब उसने चारों ओर भारी सांस लेते देखा। चुटकी लावा पर्दे के अंदर की दुनिया से बेहद प्रभावित थी। जब सलमान और अन्य लोग सर के नाई नोट को नष्ट करने गए थे तो आदर्श उसे यहाँ लेकर आया था। छोटी लड़की निडर थी। उसने निश्चित रूप से सफेद लावा के पर्दे के अंदर की चीजों का निरीक्षण करने में अपना टाइम बिताया। आदर्श को अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाना पड़ा, और चूंकि यहाँ अन्य एलिमेंटों की कमी थी, इसलिए वह चुटकी के साथ अंदर नहीं रहा। चुटकी बेहद दूर नहीं गई, बल्कि उस क्षेत्र में ही रही जिसे आदर्श ने उसके लिए सुरक्षित बताया था। वह इतनी केंद्रित थी कि उसे पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। वो कुत्तिया अर्जुन सिंह कबीले का पालतू कुत्ता बन गया है। हम खत्म हो चुके हैं, लानत है। हमें आखिरकार इस जगह से निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन फिर भी बात यहीं तक पहुंची, आहन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास स्पेस स्क्रॉल नहीं है। अगर वे बाहर ही इंतजार करते रहेंगे तो हम बिना खाने पानी के यहाँ नहीं रह सकते, कुणाल ने कहा। सचमुच मुझे पता था कि वह इतना घिनौना व्यक्ति है, चुटकी ने कहा। चुटकी, क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिला? तुम ही हमारे यहाँ से निकलने की एकमात्र उम्मीद हो। आहन चुटकी की अलौकिक बुद्धि से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अवचेतन रूप से अपनी सारी उम्मीदें उस पर लगा दी। चुटकी ने कहा, मैंने एक उपयोगी बात जानी। हम यहाँ भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन हम अधिकतम 3 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। ऐसा क्यों है? आदर्श ने भ्रमित नजर से पूछा। हम प्यास से मर जाएंगे, चुटकी ने कहा। बाकी 4 अवाक रह गए। वे भूख से नहीं मरेंगे बल्कि प्यास से मरेंगे। इसका मतलब यह था कि भले ही यहाँ उनके पेट भरने के लिए कुछ हो, फिर भी उनके पास पानी की आपूर्ति नहीं होगी। यहाँ एकमात्र एलिमेंट फायर था। यदि किसी स्थान पर किसी निश्चित एलिमेंट के कण नहीं थे तो उससे संबंधित कोई मैजिक करना असंभव था।
दूसरे वर्ड्स में आहन का वाटर एलिमेंट बेसिक रूप से अक्षम था। वह उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं बना सकता था। चुटकी, इसके बजाय कोई रचनात्मक सुझाव देना, आदर्श ने असहाय होकर पूछा। क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने उसे कैसे हराया था? चुटकी ने याद दिलाते हुए कहा। यह अलग बात है, डीमन टिड्डे वहां थे। वह केवल अपने पॉइजन एलिमेंट का यूज कर सकता था, लेकिन मैं अपने उत्साही सूर्यास्त का उपयोग करने में सक्षम था। ओ, मुझे समझ में आ गया। आदर्श को तुरंत कुछ एहसास हुआ। वो आगे बढ़ा और चुटकी को अपनी बाजू में उठाकर उसके चेहरे पर एक बड़ा सा किस कर दिया। बहुत हो गया सार्वजनिक रूप से प्यार जताना, अब बताओ क्या है? आहन स्पष्ट रूप से घबरा रहा था। वो बाहर सुपर मैजिशियन से निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। हम उन्हें अंदर आने देंगे, आदर्श मुस्कुराया। क्या तुम अब दिन में सपने देख रहे हो? आहन चिल्लाया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, दूर स्थित फिर भी सह अस्तित्व वाला प्लेस। यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ केवल फायर मैजिक ही अवेलेबल है। हालांकि जहां तक मुझे पता है, जानवी एक सुपर फायर मैजिशियन भी है। दूसरा, उसका पॉइजन एलिमेंट काफी मजबूत है। अगर तुमको उसके सुपर फायर एलिमेंट और सुपर पॉइजन से निपटने का भरोसा है तो तुम उसे अंदर आने दे सकते हो, कुणाल ने बीच में कहा। कुणाल की जानवी से पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। जब वह राजधानी गया तो महिला ने उसे भर्ती करने की कोशिश की थी। कुणाल ने इस इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सिंह कबीले में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर ऐसा है तो महिला को अंदर आने देना बेहद जोखिम भरा है। आदर्श ने अपनी ठोडी को सहलाया। तो फिर चलो इस जगह में और भी आगे चलते हैं, शायद हमें कुछ और मिल जाए, कुणाल ने सुझाव दिया। हम पहले गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो हम महिला को फुसलाकर अंदर ले आ जाएंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। मेरे पास अब 3 तरह की सोल ग्रेड फायर है। मैं उससे मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। मैं बस उसके पॉइजन एलिमेंट के बारे में चिंतित हूँ। आदर्श ने सहमति जताई। पांचों का ग्रुप और भी आगे बढ़ गया। यह जगह उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भूरे रंग की चट्टानों की एक विशाल भूमि पर चल रहे हों। अगर उनके ऊपर थोड़ी ही दूर पर नारंगी रंग की चलती हुई धुंध ना लटकी होती। इस बारे में बोलते हुए मुझे लगता है कि कोई पहले भी यहाँ आ चुका है, चुटकी ने कहा। कोई यहाँ आया है? आदर्श आश्चर्यचकित था। आहन ने कहा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि इससे पहले कि किसी ने इस नस की खुदाई नहीं की? हो सकता है कि यह सिर्फ अफवाह हो, या अतिशयोक्ति हो सकती है, या सच्चाई का केवल एक हिस्सा ही दर्शा सकती है। मैंने एक चट्टान की खोज की है जिस पर एक फूल का नाम उकेरा गया है। यह स्पष्ट रूप से कृत्रिम है। चुटकी ने अपनी खोज आदर्श को सौंप दी। आदर्श को वह कंकड़ मिला। यह एक प्राकृतिक कंकड़ था जो जेड के टुकड़े जितना चिकना था। वह इसकी सतह पर अपना प्रतिबिंब भी देख सकता था। इसके दोनों तरफ लाल रंग की सामग्री से उकेरे गए एक फूल की सुंदर मोहर लगी हुई थी। फूल की मोहर एक तरफ का प्रतीक था जो टोटोम बीस्ट के युग के बाद कुछ जनजातियों, कुलों और कीलों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रतीक को करीब से देखने के बाद आदर्श का दिल धड़क उठा। आहन, आओ और देखो। क्या यह तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है? आदर्श ने आहन को कंकड़ दिखाया। आहन करीब आया और सहजता से बोला, क्या है? क्या हमें यहाँ भी टोटोम सील मिली है? आदर्श ने कहा, नहीं नहीं, वह निश्चित रूप से टोटोम सील नहीं है। आहन ने इसे ध्यान से देखा। उसने एक पल सोचा और कहा, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन कहाँ? यह असंभव है। यहाँ की चीजें 300 साल भी से भी ज्यादा पुरानी है। और कैसे संभव है कि आपने इसे पहले देखा है? सुमन ने पूछा। मुझे लगता है कि अगर हम चलते रहेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, चुटकी ने उसे जवाब दिया। आदर्श और आहन उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विचार कर रहे थे जो अब उन्हें ढलान से नीचे ले जा रहा था। जब वे एक अन्य ढलान के टॉप पर पहुंचे तो उन्हें अचानक पता चला कि आगे का रास्ता उतार चढ़ाव वाला था।
ऊपर और नीचे की ढलानें बेहद खड़ी नहीं थी, बल्कि सुंदर और सौम्य लग रही थी। यह दृश्य उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक टूटी हुई सफेद चट्टानें और ढही हुई दीवारें खंडर में तब्दील दिखाई दी। इस तरह के एकांत स्थान पर टूटी हुई चट्टानें देखना पहले से ही अविश्वसनीय था, और खरपतवार और लताओं से ढकी हुई ढह चुकी दीवारें तो और भी अधिक। टूटी दीवारें, खरपतवार। दीवारें स्पष्ट रूप से किसी प्राचीन समाज की थी, लेकिन उन्हें यह विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि ऐसी तपती जगह में पौधे भी हो सकते हैं। क्या तुम्हें अब याद है कि वह प्रतीक क्या था? आदर्श को अपनी अटकलों पर तब और यकीन हो गया जब उसने गिरती हुई दीवारें देखी। आहन चुपचाप खड़ा रहा, उसका दिमाग काफी देर तक खाली रहा। कोई रास्ता नहीं। उन्होंने भी ऐसा ही एक दृश्य देखा था, लेकिन यह सुदूर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू रेगिस्तान घाटी के अंदर तूफान में छिपी एक एकांत दुनिया में था। मुझे विश्वास नहीं होता, बिल्कुल नहीं। आहन अचानक हरकत में आया और दीवारों की ओर बढ़ गया। बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। उन्हें चिंता थी कि कहीं वो मुसीबत में न पड़ जाए। आहन का रिएक्शन उन्हें समझ में नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो आदमी यह मानने लगा था कि वो वास्तव में एक भ्रम के बीच में था। आदर्श भी बेहद हैरान था। जब वह सुमन को यहाँ लाया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि उसे भी ऐसा लगा कि वह एक सपने के बीच में था, ठीक आहन की तरह। जब उसने चुटकी द्वारा पाया गया पत्थर का प्रतीक देखा और पहली बार गिरी हुई चट्टान और टूटी दीवारों को देखा, यहां तक कि आदर्श को भी अविश्वास नहीं हुआ। ना ही वह करना चाहता था कि वह पहले भी इस जगह पर आ चुका है। माना जाता है कि वे अपने देश ही कुनलुन पर्वत पर थे। यह इतनी दूर की भूमि से कैसे जुड़ा हो सकता है? क्या क्या हो रहा है? कुणाल ने बेचैनी से पूछा जब उसने आदर्श और आहन की असामान्य प्रतिक्रियाएं देखी। शायद उनके साथ पहले भी कुछ अजीब हुआ है। चुटकी केवल अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा पा रही थी कि क्या हो रहा था। बाकी लोगों ने आहन को पकड़ लिया और देखा कि एक गिरी हुई दीवार के सामने वह बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। तुम्हें क्या हो गया है? कुणाल ने अधीरता से पूछा। जवाब में चुटकी ने दीवार के नीचे की ओर इशारा किया। कुणाल ने उसकी उंगली का अनुसरण किया और शब्दों की एक पंक्ति खोज ली। कुणाल ने शुरू में सोचा कि यह आहन की शरारत है, लेकिन दोबारा सोचने में पता चला कि आहन हर समय उसके सामने ही था। फिर भी उसने उस आदमी को दीवार पर शब्द उकेरते नहीं देखा। आहन यहां था। सुमन करीब गई और दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ा। सेंटेंस पूरा करने के बाद उसका मुंह खुला रह गया। वह अविश्वास से आहन को देखती रही। आहन निश्चल था, उसका चेहरा भावशून्य था। शब्दों को पढ़ने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा गया। आहन, तुम कितने बुरे इंसान हो सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत माने जाने वाली दीवार पर शब्द उकेरोगे। आदर्श ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या तुम सच में अभी भी इस पर मजाक करने के मूड में हो? मैं तो पागल हो ही रहा हूं, आहन ने जवाब दिया। चुटकी, सुमन और कुणाल भी पूरी तरह से भ्रमित थे। आहन ने यहाँ कब शब्द उकेरे थे? क्या आहन समय में पीछे जाकर 300 साल पहले यहाँ आया था? उन्होंने कभी भी किसी समय यात्रा करने वाले मैजिक के बारे में नहीं सुना। उन्हें पूरा भरोसा था कि आहन ने दीवार पर ये शब्द हाल ही में नहीं लिखे हैं। ये शब्द 1 या 2 साल से यहाँ थे। यह देखते हुए कि उन पर काई जम गई थी और समय के साथ वे कितने घिस गए थे। दूसरे शब्दों में, आहन करीब 1 या 2 साल पहले यहाँ आया था और उन्होंने बेशर्मी से दीवार पर ये शब्द उकेरे, मानो वे अपने देश की ओर से दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो। आदर्श, क्या हो रहा है? कुणाल ने आदर्श से पूछना चुना, क्योंकि वह जानता था कि आहन पागल होने की कगार पर था। आदर्श केवल ऊपर से ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल भी टुकड़ों में फट रहा था। जब हम राष्ट्रीय टीम में थे तो हम ट्रेनिंग के दौरान दक्षिण अमेरिका पेरू गए थे। जब नजाका मॉन्स्टर बर्ड्स के झुंड ने हमारा पीछा किया तो हमें एक तूफान में छिपना पड़ा। हमें तूफान के केंद्र में एक सुनसान दुनिया मिली जो इस जगह के समान दिखती है, या मुझे कहना चाहिए कि बिल्कुल इस जगह के समान है।
हमने एक प्राचीन शहर के खंडर देखे जहां आहन ने बेशर्मी से ये शब्द उकेरे थे। मुझे शुरू में लगा कि दो समान शहर है, लेकिन इसके स्वरूप और आहन द्वारा छोड़े गए इन शब्दों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वे एक ही जगह है। आदर्श ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया। जाहिर तौर पर वह भी अपनी बात पर यकीन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन यह कैसे संभव है? वह दक्षिण अमेरिका के पेरू में था और हम वर्तमान में चीन के कुनलुन पर्वत पर है। वे आधी दुनिया से अलग है। सुमन ने विरोध किया। हमें भी लगता है कि यह असंभव है, लेकिन इसका सबूत हमारे सामने है। शायद तुम आहन से उन्हीं शब्दों को फिर से उकेरने के लिए कह सकती हो और देख सकती हो कि क्या यह उसकी लिखावट है। आदर्श ने कहा। मेरे पिछवाड़ों को तराश दो। अगर मैं अपनी लिखावट भी नहीं पहचान सकता तो क्या यह मुझे मंदबुद्धि नहीं बनाता? यह बेसिक रूप से वही जगह है और उस कंकड़ पर फूल की मोहर स्पष्ट रूप से लीफ एंड फूल है, जो प्राचीन भारतीय जनजातियों में से एक का कुल प्रतीक है। आहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आदर्श, क्या यहीं पर आपको टाइम लिक्विड मिला था? चुटकी ने यह कहानी याद करते हुए पूछा। हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। लेकिन ये बिल्कुल भी असंभव है। आदर्श ने अपने दिल में विस्मय को बलपूर्वक दबा दिया। उसने ध्यान से उस स्थिति को याद किया जब वे तूफान की आंख में प्राचीन खंडर में प्रवेश कर गए थे। मुझे याद है कि हम तूफान में एक जादुई ताले से होकर गए थे। हम मेघना का अनुसरण करते हुए यहाँ आए। इस बार हम व्हाइट लावा के अंदर गए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तूफान अवरोध और सफेद लावा का पर्दा एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं। वे दोनों जगह को बाहरी दुनिया से अलग कर रहे हैं, लेकिन एक हवा है और दूसरा आग है। आदर्श ने याद किया। यह बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है, लेकिन यह जगह सिर्फ 300 साल पुरानी है। क्या प्राचीन भारतीय जनजातियां उससे भी पहले से मौजूद नहीं थी? शायद सफेद लावा बेहद पहले से ही मौजूद है। 300 साल पहले पहाड़ को तोड़ने वाले उल्कापिंड ने इसे सिर्फ एक काल्डेरा में बदल दिया, जिससे यह एक बेहद खतरनाक जगह बन गई थी जहां कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर खोज करने की हिम्मत नहीं करता। चुटकी ने कहा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। जब हम तूफान में प्रवेश करने के बाद यहां आए थे तो हम स्पष्ट रूप से पेरू में थे। जब हम प्रेजेंट में कुनलुन पर्वत पर है तो हम यहां कैसे पहुंच गए? आहन चिल्लाया। एक स्थानिक रिले बिंदु। चुटकी ने कुछ ऐसा बताया जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। स्थानिक रिले पॉइंट क्या है? कुणाल ने जल्दी से पूछा। स्पेस एलिमेंट से जुड़े अलग अलग सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता है वह यह कि स्पेस के दो पहलू होते हैं। इसे एक पेंटिंग की तरह समझो। जिस प्लेन में हम रहते हैं वह पेंटिंग का अगला हिस्सा है। अगर हम पेंटिंग में कोई गैप फाड़ दे तो उसके पीछे बोर्ड की सामग्री दिखाई देंगी। यह एक मोटी प्लेन है जिसे इनवर्स स्पेस कहा जाता है। इनवर्स स्पेस में क्रम गड़बड़ा गया है। स्पेस बिना किसी सीमा के फैल और सिकुड़ सकता है। स्पेस एलिमेंट का ब्लिंक स्पेस स्पेल मैजिशियन के गंतव्य और गंतव्यों के बीच की जगह को बढ़ाकर काम करता है। एक बार मैजिशियन एक अंतर को तोड़कर इनवर्स स्पेस में प्रवेश करता है तो दोनों स्पॉट मूल रूप से एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं, जिससे मैजिशियन तुरंत दूसरे स्थान पर जा सकता है। मैजिशियन इनवर्स स्पेस में कूदेगा और बाहर निकलेगा और नियत स्थान पर फिर से प्रकट होगा, जिससे ऐसा लगेगा कि मैजिशियन एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया है। चुटकी ने उन्हें शांति से व्याख्यान दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।